जैसे ही मार्स का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा, इसके लिए अचानक सोलर विंड का खतरा बढ़ गया। सोलर विंड मार्शियन एटमॉस्फेयर को खत्म करके उड़ा सकती थी। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले सुपर टफ मार्शियन लाइफ को एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में गुम होता जा रहा था। एयर प्रेशर पूरे प्लेनेट पर ही घट रहा था और मार्स का ज्यादातर पानी पहले ही उबलकर उड़ चुका था। पानी के बिना सर्वाइवल के चांसेस बहुत रिमोट थे। लेकिन मार्शियंस के लिए एक और भी बड़ा खतरा सामने खड़ा था। मैग्नेटिक फील्ड और थिक एटमॉस्फेयर के न होने से मार्स की सरफेस सन के रेडिएशन की पूरी मार झेल रही थी। ऐसे में सरफेस पर मौजूद किसी माइक्रोब को बहुत मामूली एटमॉस्फेयर से ही काम चलाना पड़ता है। पानी नहीं होता, सन की जबरदस्त अल्ट्रावायलेट लाइट होती है और पार्टिकल्स हर वक्त टकराते रहते हैं। मार्शियंस पर सोलर विंड से रेडिएशन का बॉम्बार्डमेंट होता रहा होगा। इससे उनके डीएनए फट गए होंगे। बिना एटमॉस्फेयर के प्लैनेट का सरफेस स्टेरिलाइज हो जाता है। मार्स के कोर के इनएक्टिव हो जाने के कारण इस प्लैनेट की जियोलॉजी को बर्बाद कर दिया होगा। हो सकता है कि यह मार्स के खत्म होने की शुरुआत ही हो। जब कोई प्लैनेट जियोलॉजिकली दम तोड़ देता है तो ये बायोलॉजिकली भी जिंदा नहीं रह पाता। किसी प्लैनेट के लिविंग सिस्टम्स को बायोलॉजिकल तरीके से गवर्न और ड्राइव करने के लिए भी जियोलॉजिक प्रोसेसेस की जरूरत होती है। अगर कोई प्लैनेट जियोलॉजिकली एक्टिव होता तो उसका अपना एक साइकिल होता है जो उसे लाइफ को सस्टेन करने और एलिमेंट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। जब कोई प्लैनेट जियोलॉजिकल प्रोसेस की अपनी एबिलिटी गंवा देता है तो वो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का मैग्नेटिक कोर इनएक्टिव होने लगा। इस प्लैनेट ने अपने मैग्नेटिक फील्ड, अपने एटमॉस्फेयर और सरफेस पर मौजूद लिक्विड वाटर गंवा दिए, जिससे मार्शियन बैक्टीरिया के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या यह वाकई मार्शियन लाइफ का अंत था? लाइफ बहुत टेनेशियस होती है। इतने जानलेवा बदलावों के बाद भी ये सर्वाइव कर सकती है और ये आज भी वहाँ हो सकती है। ऐसे में मार्शियन लाइफ को जमीन में और गहराई तक जाना था। इस प्रोटेक्टेड सबटेरेनियन एनवायरनमेंट में शायद इसे लिक्विड वाटर का कोई सोर्स मिल गया होगा। और अगर ऐसा है तो क्या मार्शियंस आज भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे? नाइनटीन 1960s से ही रोबोटिक प्रोब्स और लैंडर्स मार्स की सरफेस पर लाइफ के साइंस ढूंढते रहे हैं। पर क्या ये सही जगह पर खोज करते रहे हैं? अगर मार्शियन लाइफ की चौथी जनरेशन आज भी जिंदा है तो कई साइंटिस्ट्स को लगता है कि उसे जमीन में काफी गहराई पर ढूंढना पड़ेगा। मार्स के सरफेस के नीचे शायद लाइफ के लिए जरूरी सारी कंडीशंस मौजूद हो। वहाँ शायद लिक्विड वाटर हो और वहाँ शायद इंटेंस रेडिएशन से भी बचाव हो जो सरफेस पर झेलना पड़ता है। मार्शियन लाइफ को ढूंढने के लिए जमीन के नीचे मौजूद सबसे अच्छी जगहों को लेकर साइंटिस्ट्स की राय एक नहीं है। लेकिन अगर जेनी रैडेबा मार्स पर होती तो वो सबसे नजदीकी सैंड ड्यून तक जाकर वहां खुदाई शुरू कर देती। आप देख सकते हैं कि सरफेस के ठीक नीचे रेत गीली है। ये लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकती है। प्लैनेट्स पर मौजूद ड्यून वाले हिस्से वाकई स्पेशल लोकेशंस होते हैं। ये किसी प्लैनेट के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक होते हैं। बहती हुई हवा रेत को यहाँ पूरे लैंडस्केप में फैला देती है और रेत एक तरह से एनवायरनमेंट को अपने नीचे सेफ रखती है। अर्थ के सबसे सूखे रेगिस्तानों में भी सैंड ड्यून्स और इंटर ड्यून्स के बीच में आपको पानी मिल जाएगा जो जमीन में गहराई पर मौजूद स्प्रिंग्स से ऊपर तक पहुंच जाता है और इसी से लाइफ पैदा होती है और बढ़ती है। और अगर आप इनकी तली में खोदते जाएंगे
तो हो सकता है आप वाटर टेबल तक भी पहुंच जाएं। और अगर आप मार्स की वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं तो वहां आपको लाइफ के लिए जरूरी सभी कंडीशंस मिल जाएंगी। मैं ये बात शर्त लगाकर कह सकती हूँ, ड्यून्स के बीच पानी मिलेगा। रेगिस्तान में मार्शन लाइफ को खोदकर ढूंढ निकालना एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स के आइडियाज एकदम अलग होते हैं और प्लेनेटरी साइंटिस्ट नीना लैंजा को अपनी सर्च के लिए एक रस्सी और एक फ्लैशलाइट लेनी होगी। अगर मुझे मार्स पर लाइफ को ढूंढना हो तो मैं जाऊंगी किसी लावा ट्यूब के पास। लावा ट्यूब्स बनती हैं पुराने वॉल्केनोज से। ये जमीन के नीचे वाले लावा फ्लोज की खाली जगह होती हैं। आज ये डीप टनल्स की शक्ल में नजर आती हैं। ये रेडिएशन से सेफ होती हैं और मार्स के बेरहम क्लाइमेट से भी बचाती हैं। हम मार्स पर किसी लावा ट्यूब में तो कभी नहीं गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें लिक्विड वाटर हो। ये हमेशा थोड़ा बहुत प्रेशर झेलती रहती हैं। इन पर काफी मटेरियल मौजूद होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, इसलिए इन पर एडिशनल प्रेशर होता है। ये थोड़ी ज्यादा गर्म भी हो सकती हैं क्योंकि मार्स पर अब भी कुछ न कुछ इंटरनल हीट होगी। हालांकि ये अर्थ के मुकाबले ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ है, तो इस एनवायरनमेंट में कुछ मॉइस्चर हो सकता है, थोड़ी गर्मी हो सकती है। आप रेडिएशन से बच सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई मार्शियन माइक्रोब यहाँ बहुत खुश रहेगा। मार्स पर लाइफ को ढूंढना इंसान की एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। कहीं हम अनजाने में ही एक और एक्सटिंक्शन इवेंट की शुरुआत तो नहीं कर देंगे। इंसान अर्थ पर लाइफ के एक्सटिंक्शंस के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है, तो दिलचस्प क्वेश्चन ये है कि कहीं हम मार्स पर भी ऐसी ही किसी आफत की शुरुआत तो नहीं कर देंगे। अगर किसी दिन ह्यूमंस मार्स तक पहुंच गए तो हम वहां एक इन्वेजिव स्पीशीज होंगे, और अगर वहां किसी जगह कोई मार्शियन लाइफ हुई तो शायद हम ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मार्स पर जो भी लाइफ मौजूद है उसे प्रिजर्व करना हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम हमारी वजह से नहीं है, ये है हमारी बॉडीज के अंदर और उसके बाहर रहने वाले बग्स की वजह से। किसी एवरेज इंसान की बॉडी पर 10 से 20 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम मार्स पर जाते हैं तो हम अपने इन छोटे साथियों को भी साथ ले जाएंगे, और इनमें से कोई भी बग मार्शियन लाइफ के लिए एक जानलेवा कंपेटिटर साबित हो सकता है। मार्स रोवर्स को बग फ्री रखना नासा इंजीनियर मुजिगे कूपर का काम है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को क्लीन रखना एक बिल्कुल ही अलग बात है। हम अपने स्पेसक्राफ्ट हार्डवेयर को कम से कम 50 आवर्स तक 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ताकि मार्स का कंटामिनेशन ना हो। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की तरह ह्यूमंस इतना टेम्परेचर नहीं झेल सकते। हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बग फ्री रखने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक मार्शियंस को नुकसान से बचाने के लिए रोबोट्स के जरिए मार्स को एक्सप्लोर करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारे रोबोट्स ने आखिरकार इस लाइफ को ढूंढ लिया और हम अपने इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नेबर्स की वर्किंग पर गहराई से नजर डालेंगे, तब क्या होगा? मार्शियंस आखिर दिखते कैसे होंगे? यहाँ अर्थ पर डीएनए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन पता नहीं कि क्या दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता होगा। मार्स पर ऐसा कोई एविडेंस ढूंढने से हम ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि और क्या पॉसिबल है। क्या मार्शियंस हमसे अलग तरह के होंगे? क्या वो अलग मटेरियल्स से बने होंगे? क्या उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग होगी? या फिर वो हमसे शॉकिंगली फेमिलियर होंगे? कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि सबसे शुरुआती मार्शियन लाइफ शायद मार्स पर रुकी ही ना हो। ये सोचना ज्यादा अजीब नहीं होगा कि लाइफ मार्स से कहीं और चली गई हो या मार्स से अर्थ पर आती जाती रही हो। क्या मार्शियंस हमारे प्लेनेट पर भी लाइफ की शुरुआत कर सकते थे? हो सकता है मार्शियंस मरे ना हो सकता है कि मैं मार्शियन हो सकता है आप मार्शियन हो। हमने मार्स तक एक रोबोट आर्मी भेजी है और इससे जो मिला है वो सरप्राइजिंग है। हो सकता है वहां लाइफ मौजूद रही हो, और वो भी मार्शियंस की अलग अलग जनरेशंस की शक्ल में, जो खतरनाक एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बावजूद फिर पैदा हुई हो। मार्स की सरफेस के नीचे लाइफ अब भी मौजूद हो सकती है।
एक और पॉसिबिलिटी है जो सचमुच बहुत सरप्राइजिंग है। मार्शियंस सिर्फ मार्स पर ही छिपे हुए नहीं हैं, वो तो यहाँ अर्थ पर भी खूब फल फूल रहे हैं। मैं भी एक मार्शन हो सकती हूँ, आप भी मार्शन हो सकते हैं। हम किसी और प्लैनेट से हो सकते हैं। हम लाइफ फॉर्म्स के तौर पर पहले ही ट्रैवल करके 2 प्लैनेट्स पर शायद रह चुके हों। एक स्पीशीज के तौर पर नहीं, पर हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स दूसरे प्लैनेट से आए हों, और ये बात माइंड ब्लोइंग है। हमारे एंसेस्टर्स मार्शियंस हो सकते हैं। ये एक पुरानी थ्योरी पैंस्पर्मिया से जुड़ा एक नया आइडिया हो सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ पर लाइफ तब शुरू हुई जब एलियन बैक्टीरिया से भरी एक स्पेस रॉक अर्थ पर गिरी, और आज हमें नजर आने वाली हर जिंदा चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, इन्हीं कॉस्मिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई। पैंस्पर्मिया का आइडिया यूं तो कई सेंचुरी से मौजूद है, लेकिन जब साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि अर्थ पर लाइफ पास्ट की तरफ 4 बिलियन ईयर्स पीछे सस्टेन्ड एस्ट्रॉयड अटैक के अंत वाले दौर में लौट सकती है, तो इसे फिर से बढ़ावा मिला और इसे कहा गया लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। आउटर सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, एटसेट्रा। ये इनर सोलर सिस्टम में आती हैं और प्लैनेट से टकराती हैं। पुरानी सोच ये कहती है कि अर्थ से टकराने वाली चीजें वो बचा खुचा मलबा थीं जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गया था। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल आइडिया ये है कि ये स्पेस रॉड्स असल में मार्स के टुकड़े थे जो बोरियालिस बेसिन इम्पैक्ट के बाद उड़े थे, जब एक बड़ी सी चीज मार्स से टकराई थी। इस चीज की टाइमिंग बोरियालिस बेसिन इम्पैक्ट से अच्छी तरह मेल खाती है। अगर आप कैलकुलेट करें कि स्पेस में कितना मलबा उड़ा होगा और ये इवेंट कब हुई होगी, तो मार्शियन जियोलॉजिक रिकॉर्ड के मुताबिक ये लेट हैवी बम्बार्डमेंट से मेल खाती है। ये हो सकता है कि बोरियालिस बेसिन फॉर्मिंग इम्पैक्ट का मलबा अर्थ पर आकर बरसा हो और इससे लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुआ हो, जिससे अर्थ पर मार्स के बैक्टीरियल स्पोर्स की नींव पड़ी हो। ये बस एक अंदाजा है, हम पक्के तौर पर इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसी इवेंट का होना फिजिकली पॉसिबल है। तो क्या बोरियालिस इम्पैक्ट की वजह से बहुत छोटे मार्शियंस स्पेस में उड़कर अर्थ तक पहुंचे थे? ये बात अजीब लगती है, लेकिन साइंस के पास एविडेंस है। हम जानते हैं कि सिंपल लाइफ काफी टफ है। ये स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी सरवाइव कर जाती है, और बोरियालिस इम्पैक्ट की टाइमिंग भी अर्थ पर शुरुआती ऑर्गेनिज्म के पनपने के टाइम से मेल खाती है। हम ये जानते हैं कि मार्स से निकलने वाले रॉक्स अर्थ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आज भी अर्थ पर लैंड करते रहते हैं। बतौर साइंटिस्ट मैंने जो कमाल का काम किया है वो है मार्स के एक पीस को अपने हाथ में पकड़ना। हमारा ऐसा कोई मिशन नहीं गया जो मार्स से सैंपल लेकर लौटा हो, तो हमें एक अलग तरीका अपनाना पड़ा। हमारे पास ऐसे मीटराइट्स हैं जो 100% मार्स के टुकड़े हैं। ये ह्यूज कोलिजन्स के दौरान मार्स से टूटकर अर्थ पर आ गिरे थे। मार्शियंस की 4 अलग अलग जेनरेशंस, इनमें से हर एक को एक अलग तरह की प्लैनेटरी कैटास्ट्रोफी झेलनी पड़ी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद मार्शियंस आज भी जिंदा हो सकते हैं। शायद ये अर्थ पर भी फल फूल रहे हों। अगर लाइफ वाकई इतनी ब्रेव हो सकती है कि वो खत्म होने के बाद फिर से बार बार वापस आती रहे, तो इससे मैं लाइफ के एवोल्यूशन को लेकर काफी होपफुल हूँ। इससे पता चलता है कि बेशक इंडिविजुअल्स नाजुक हों, लेकिन लाइफ अपने आप में टफ है, वो नाजुक नहीं है। फिलहाल तो हम बस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, जब तक कि फ्यूचर जनरेशंस के हाथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पहला सैंपल न लग जाए। उससे सब कुछ बदल जाएगा। हमें एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा कि लाइफ कैसे शुरू हुई और ये कैसे काम करती है। और अगर ऐसी कोई चीज जिंदा नहीं भी है, तो ये कभी तो थी। यूनिवर्स कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।